Hello everyone. This is the first video for the accounting for partnership firms fundamentals. Basically this is a chapter number 2. पार्टनरशिप हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है, पार्टनरशिप किसे बोलते हैं. तो ये पार्टनरशिप की जो डिफ़ाइन है, पार्टनरशिप का जो मीनिंग है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में दिया गया है. इसके अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप एक तरीके का रिलेशन है. पार्टनरशिप जो होती है, आप सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ चुके हो, कंपनीज पढ़ चुके हो, पार्टनरशिप पढ़ चुके हो, ये सब आप ये सब थ्योरी अपनी बिजनेस स्टडीज़ के क्लास 11th में पढ़ चुके हो, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो बस पहले पार्टनरशिप की अकाउंटिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो उससे पहले हम पार्टनरशिप का डिफाइन समझ लेते हैं. पार्टनरशिप एक तरीके का रिलेशन होता है उन पर्सनस के बीच में जो एग्री हो गए हैं. किस चीज़ के लिए एग्री हो गए हैं? प्रॉफिट शेयर करने के लिए. और प्रॉफिट किसका? बिजनेस का. वो बिजनेस कौन ऑपरेट करेगा? कैरिड ऑन बाय ऑल, सारे पार्टनर्स मिलकर ऑपरेट करेंगे या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उनमें से कुछ पार्टनर्स ऑपरेट करेंगे सबके लिए. ठीक है, ये डेफिनेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये एक्ट 1932 में बना था. इस 1932 के इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में ये डेफिनेशन दी गई है पार्टनरशिप की. अच्छा, अब हु आर पार्टनर्स, हु आर पार्टनर्स. ठीक है, पार्टनर्स कौन है? पार्टनर्स फर्म किसे कहते हैं, फर्म नाम क्या है, ये सब हम समझते हैं. जैसे समझ लीजिए 3 फ्रेंड्स हैं, एक का नाम एक्स, एक का नाम वाई, एक का नाम जेड. तीनों ने मिलकर अपनी एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी, एक्स वाई एंड जेड. ठीक है, एक्स वाई एंड जेड. इन्हें इंडिविजुअली बोलेंगे हम पार्टनर्स. पार्टनर एक्स, पार्टनर वाई, पार्टनर जेड. लेकिन जब एज अ टीम तीनों को मिला दिया जाएगा एज अ टीम, इन्हें हम बोला जाएगा फर्म. ठीक है, तो एक्स वाई जेड तीनों अलग अलग इंडिविजुअल पार्टनर्स हैं, एक्स वाई जेड. ठीक है, 3 पार्टनर्स, 3 लोग हैं, एक का नाम एक्स है, एक का नाम वाई, एक का नाम जेड है. ठीक है, तो तीनों अलग अलग पार्टनर्स हैं. जब लेकिन तीनों को कलेक्टिवली बोला जाएगा, वो बोला जाएगा फर्म. और इस फर्म को हमने एक नाम देना है, और जो इस फर्म को नाम दिया जाएगा उसे बोलेंगे फर्म नेम. आई थिंक इट्स क्लियर. अब इस फर्म को जो नाम दिया जाएगा उसे बोलेंगे फर्म नेम. यस. नाउ आफ्टर दिस, नेचर ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप का नेचर क्या है? पार्टनरशिप का नेचर क्या है? पार्टनरशिप का नेचर करने से पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस कर लूँ कि आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप है क्या. पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से. अभी वो समझाती हूँ. पहले तो आप ये चीज़ समझिए जो क्लास 11th में करवाया था कि सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब होता है. सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है बिजनेसमैन. ठीक है, और उसका बिजनेस दोनों अलग अलग है. ठीक है, आप अगर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप और आपका बिजनेस दोनों अलग अलग एंटिटीज़ हैं. सेपरेट लीगल एंटिटीज़, दोनों अलग अलग एंटिटीज़ हैं. इसे बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट. आपने क्लास 11th में पढ़े थे कॉन्सेप्ट्स, उसमें आपने पढ़ा था सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट. अब जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के अंदर नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं. ठीक है, तो अब हमने देखना है कि पार्टनरशिप का नेचर क्या है. अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लीगली अगर हमारे ऊपर कोई एक्शन हो रहा है, लीगली किसी पार्टनरशिप के ऊपर कोई एक्शन हो रहा है, तो जो पार्टनर्स हैं और जो पार्टनरशिप फर्म है वो अलग नहीं होते. पार्टनर्स हैं जैसे कि एक्स वाई जेड, 3 पार्टनर्स हैं और तीनों को मिलाकर इनकी जो फर्म है, ठीक है, वो अलग नहीं होते लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इनके ऊपर कोई लीगल एक्शन हो रहा है तो. चलिए मैं आपको थोड़ा सा और इजी तरीके से समझाती हूँ ये चीज़. जैसे देखिए, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, इनके ऊपर किसी ने केस किया हुआ था. किसी कस्टमर ने क्लेम डाला हुआ था कंज्यूमर कोर्ट के अंदर. अब वो केस ये एक्स वाई जेड हार गए. अब इन्हें ये 10 लाख रुपीज़ देने हैं कस्टमर को एज अ कंपनसेशन. 10 लाख रुपीज़ देने हैं. अब एक्स वाई जेड के पास कहाँ से ये लोग पैसा लेके आएंगे? पहले ये अपनी फर्म की प्रॉपर्टी बेचेंगे. फर्म की प्रॉपर्टी बेची तो इनको 7 लाख रुपीज़ मिल गए. फर्म, अब इनका बिजनेस खत्म हो गया ना, अब सब फर्म की प्रॉपर्टी बेची, 7 लाख रुपीज़ मिल गए. अब बाकी का जो 3 लाख रुपीज़ का शॉर्टेज है वो क्या करेंगे? एक्स वाई जेड अपनी पर्सनल एसेट से लेकर आएंगे. ठीक है, यहाँ पे ये एक्स वाई जेड डिनाई नहीं कर सकते कि ये तो फर्म के ऊपर केस हुआ था, तो फर्म की प्रॉपर्टी बेचो और पैसा दे दो.
फर्म की, पहले तो डेफिनेटली हम फर्म की प्रॉपर्टी बेचेंगे 7 लाख और उसको क्लेम दे देंगे, लेकिन अभी जो 3 लाख का शॉर्टफॉल है उसके लिए XYZ को अपनी पर्सनल एसेट से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब आया, अगर लीगली इनके ऊपर कोई एक्शन होता है पार्टनरशिप फर्म के ऊपर, तो पार्टनर्स ये डिनाई नहीं कर सकते कि पार्टनरशिप और हम तो अलग अलग हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होते, ये ध्यान रखना। अब आती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जब हमने अकाउंटिंग करनी है, जैसे हमने क्लास 11 में किया था, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं। पार्टनरशिप जब स्टार्ट की जाए, सबसे पहला फीचर है 2 और मोर पार्टनर्स। पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए। एक अकेला बंदा तो अपने आप पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं कर सकता, मिनिमम 2 लोग चाहिए पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अब ये जो पार्टनर्स हैं दे शुड बी कम्पीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये जो पार्टनर्स बनने जा रहे हैं दे शुड बी कम्पीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कम्पीटेंट मतलब होता है कैपेबल। ये जो लोग पार्टनर्स बनेंगे दे शुड बी कैपेबल होने चाहिए। किस चीज़ के लिए कैपेबल होने चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। ठीक है, तो ये 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, और जो लोग पार्टनर्स बन रहे हैं दे शुड बी कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल होने चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है एवरी पर्सन, हर बंदा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के काबिल है। सिर्फ ये 2 लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते, मतलब पार्टनर्स नहीं बन सकते। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली हर पर्सन, एवरी पर्सन कैन बी कम्पीटेंट टू एंटर टू कॉन्ट्रैक्ट, बट ये जो 2 लोग हैं ये 2 लोग कम्पीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब ये 2 लोग पार्टनर्स नहीं बन सकते। वो 2 लोग कौन है? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का मतलब है जो पर्सन अब मेंटली स्टेबल नहीं है, डिप्रेशन में है या कुछ भी उसका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ भी, जो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है वो पार्टनर नहीं बन सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। उसके बाद पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कोई भी ऐसा बंदा, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको किसी भी लॉ में डिस्क्वालीफाई किया गया हो कि आप पार्टनर नहीं बन सकते, आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते, तो वो पार्टनर भी नहीं बन सकता। ठीक है, किसी भी लॉ में किसी भी कानून में उसको डिस्क्वालीफाई किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है, तो अभी हमने ये समझा कि मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? 2, और कोई भी पार्टनर बन सकता है बट वो कम्पीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कौन से 2 लोग कम्पीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और ऐसे पर्सन जिसको डिस्क्वालीफाई किया गया किसी भी लॉ में पार्टनर बनने, किसी भी लॉ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। अच्छा, ये तो हो गए मिनिमम पार्टनर्स की बात। अब आती है मैक्सिमम पार्टनर्स। मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होंगे? अब देखिए बेटा, मिनिमम पार्टनर्स, ये तो पार्टनरशिप, तो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बना था। उसके बाद अब ये कौन डिसाइड करेगा कि मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होंगे? वैसे तो पहले 20 और 10 चलते थे, वो चेंजेस हो गए 2013 में। 2013 में कंपनीज एक्ट बना था। कंपनीज एक्ट, अब आप कहोगे 2013 में बना था, 2013 से पहले कोई कंपनीज को ऑपरेट करने के लिए कोई एक्ट ही नहीं था वो 1956 एक्ट था। ये अभी मैं आपको कंपनीज अकाउंट जब करवाऊंगी तब डिटेल में बताऊंगी। पहले 1956 एक्ट चलता था, 2013 में कंपनीज एक्ट 2013 बना। कंपनीज एक्ट ने के सेक्शन 464 ने, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 464 ने क्या किया? पावर दी। किसको पावर दी? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी कि आप डिसाइड करो कि किसी पार्टनरशिप में कितने मैक्सिमम पार्टनर्स होने चाहिए, बट उसको 100 की लिमिट के अंदर रखना। ठीक है, दोबारा सुन लो। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 ने पावर दी। किसको पावर दी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। किस चीज़ की पावर दी? कि आप डिसाइड करो कि मैक्सिमम पार्टनर पार्टनरशिप में कितने होने चाहिए, बट उसकी लिमिट 100 के अंदर रखना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने राइट नाउ रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल 10
ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 में डिसाइड करके ये लिख दिया कि मैक्सिमम पार्टनर्स 50 होंगे। ठीक है, तो एट लास्ट हमें क्या रिजल्ट निकला कि एक पार्टनरशिप फर्म में 50 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है माइनर एज अ पार्टनर। माइनर कौन होता है? माइनर वो पर्सन है जिसकी एज 18 साल से कम है। क्या किसी पर्सन को जो 18 साल से कम है उसको पार्टनर बनाया जा सकता है? यस, उसको पार्टनर बनाया जा सकता है, बट सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए। उसको सिर्फ प्रॉफिट्स मिलेंगे। अगर बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं तो वो शेयर नहीं करेगा, वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा। अब माइनर जिस दिन मेजर बन जाएगा, जिस दिन वो 18 साल का हो जाएगा, तो उसके पास एक राइट होगा कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर वो डिसाइड कर ले कि जो वो पार्टनरशिप में पार्टनर है उसे कंटिन्यू करना चाहता है या रिफ्यूज़ करना चाहता है। दोबारा बात समझिए, एक माइनर पार्टनर बन सकता है। माइनर कौन होता है? जो 18 साल से कम होता है। ठीक है, बट वो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए पार्टनर बनता है, लॉसेस के लिए पार्टनर नहीं बनता। जिस दिन वो 18 साल का हो जाएगा, जिस दिन वो मेजर बन जाएगा, उस दिन उसको डिसाइड करना होगा कि जिस पार्टनरशिप में वो पार्टनर था उसे कंटिन्यू करना चाहता है, एक्सेप्ट करना चाहता है या रिफ्यूज़ करना चाहता है। अगर उसने उसको कंटिन्यू किया, रिफ्यूज़ नहीं किया, तो फ्यूचर में वो लायबल रहेगा बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ के लिए। सारी लायबिलिटीज़ उसको सफ़र करनी पड़ेंगी, उसको लॉसेस सहन करने पड़ेंगे, एज अ पार्टनर की तरह उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो उसको एक राइट मिलता है कि 6 महीने के अंदर अंदर डिसाइड कर ले कि तुझे पार्टनर बना रहना या नहीं रहना। अगर पार्टनर बना रहेगा तो फ्यूचर में वो सारी लायबिलिटीज़ के लिए लायबल रहेगा, सारे एक्शंस के लिए लायबल रहेगा, उसको लॉसेस भी शेयर करने पड़ेंगे। चलिए, ये तो हमने पार्टनर्स की बात पढ़ ली। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स डन, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डन। नाउ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? पार्टनरशिप जैसे ए और बी दो लोग हैं। अब ये दो लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले इन्हें किसी ना किसी चीज़ों के ऊपर एग्री होना पड़ेगा, कुछ बातें डिसाइड करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ों के ऊपर डिसीजंस लेना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो बड़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिसीजंस लेना पड़ेगा, तो उसे बोलते हैं हम एग्रीमेंट। ठीक है, जब भी एक पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है तो उसके लिए एक एग्रीमेंट की ज़रूरत ज़रूर होती है। वो एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न ही हो, वो ऑरल भी हो सकता है। दो लोग आपस में बैठे, उन्होंने ऑरली बातें डिसाइड करी और पार्टनर्स बन गए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न ही हो, ये ऑरल भी हो सकता है। अब विच मे बी फॉर पर्टिकुलर वेंचर। अब जो ये बना हमारा पार्टनरशिप, ये रिलेशनशिप एग्रीमेंट जो बना वो पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। अब जो पार्टनरशिप है किसी पर्टिकुलर काम के लिए हम बना सकते हैं कि हमने ये काम करना है, चलो इसके लिए पार्टनरशिप बना लेते हैं। हम ये 5 या 6 साल के लिए पार्टनरशिप बनानी है, फॉर अ पीरियड के लिए पार्टनरशिप बनानी है, या पार्टनरशिप एट विल बनानी है। ये कुछ एक स्पेशल तरीके की पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप एट विल, या ये बनानी है। ये सब चीज़ें हम पहले डिसाइड कर लेंगे कि जब हम पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं तो पार्टनर्स पहले अपने आपस में एग्री होते हैं कि हमने क्या क्या करना है। ये एग्रीमेंट, इसे बोलते हैं एग्रीमेंट। ये ऑरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। ये जो एग्रीमेंट है ये पार्टनर्स में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है कि ये पार्टनरशिप हमारे किसी वेंचर के लिए स्टार्ट हुई है, किसी इतने टाइम पीरियड के लिए स्टार्ट हुई है, या पार्टनरशिप एट विल है। अगर ये एग्रीमेंट रिटर्न हो तो इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अगर ये एग्रीमेंट रिटर्न हो तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस। पार्टनरशिप हमेशा किसी बिजनेस के लिए स्टार्ट की जाती है। जैसे समझिए दो फ्रेंड्स थे, ए और बी, दो फ्रेंड्स थे। दोनों को ना किसी ने एक ऑफ़र दिया कि ये प्रॉपर्टी ना 20 लाख में मिल रही है, ये ख़रीद लो और ये आपकी 1 करोड़ में बिक जाएगी। चलो दोनों ने कहा चलो हम दोनों मिलकर 10-10 लाख मिलाते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं और बेच देंगे, जो प्रॉफिट होगा आपस में बांट लेंगे। दोनों ने 10-10 लाख मिलाए, 20 लाख इकट्ठे किए, प्रॉपर्टी खरीदी, उसको बेचा और प्रॉफिट कमा के आपस में बांट लिया। ये तो वन टाइम डिसीजन था, वन टाइम ट्रांजैक्शन थी, तो ये पार्टनरशिप नहीं है। लेकिन ए और बी इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा हम एक रियल एस्टेट का काम शुरू करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर, रियल एस्टेट का काम शुरू करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो वो पार्टनरशिप होगी। किसी एक ट्रांजैक्शन के लिए दोनों आपस में मिले, उस ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट कमाया और घर बैठ गए, वो पार्टनरशिप नहीं होती। पार्टनरशिप हमेशा किसी बिजनेस के लिए की जाती है। प्रॉफिट शेयरिंग। पार्टनरशिप से जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
पार्टनरशिप से जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो पार्टनरशिप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और किस रेशो में किया जाता है ये पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है और एग्रीमेंट में लिख लिया जाता है। अब ये जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका क्या मतलब है? समझिए, तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी। अब तीनों मिलकर, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट देख रहे हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट देख रहा है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देख रहा है। तीनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तीनों लोग कैपेबल हैं, तीनों लोग काम कर रहे हैं, ठीक है जी। अब ए जो डिसीज़न लेगा उसका इफ़ेक्ट बी और सी दोनों पर पड़ेगा, और बी और सी को वो डिसीज़न का इफ़ेक्ट सहन करना पड़ेगा। उसी तरीके से जब बी कोई डिसीज़न लेगा उसका इफ़ेक्ट ए और सी पर पड़ेगा और ए और सी को सहन करना पड़ेगा। उसी तरीके से सी अगर कोई डिसीज़न लेगा तो उसका इफ़ेक्ट ए और बी पर पड़ेगा और ए और बी को उस इफ़ेक्ट को सहन करना पड़ेगा। तो मतलब क्या है, पार्टनरशिप जो होती है, पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। अब ये प्रिंसिपल और एजेंट क्या है, समझ लीजिए। आपने अपना कोई काम करवाना है, आप एजेंट के थ्रू करवा रहे हो, आप खुद भी कर सकते हो बट किसी एजेंट के थ्रू करवा रहे हो। अगर एजेंट ने वो गलती कर दी तो उसका नुकसान तो आपको ही पड़ेगा ना। आपको ही फ़ायदा नुकसान होगा। तो अगर एजेंट ने कुछ, समझ लीजिए आपने कुछ अपना पासपोर्ट बनवाना है, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो लेकिन आपने एजेंट के थ्रू किया। अब एजेंट ने कोई गलती कर दी आपके पासपोर्ट के एप्लीकेशन में तो उसका इफेक्ट तो अल्टीमेटली आपके ऊपर ही पड़ेगा। तो उसी तरीके से जो पार्टनर्स होते हैं इनके बीच में प्रिंसिपल और एजेंट वाला रिलेशन होता है। अगर ए कोई काम कर रहा है तो ए हो गया एजेंट और बी और सी हो गए प्रिंसिपल। अब ए जो भी काम करेगा उस बी और सी हो गए प्रिंसिपल, तो ए का जो काम का इफेक्ट है वो बी और सी दोनों पे पड़ेगा, ठीक है। अगर बी कोई काम कर रहा है तो उसका इफेक्ट ए और सी दोनों पर पड़ेगा, सी कोई काम कर रहा है उसका इफेक्ट ए और बी दोनों पर पड़ेगा। तो पार्टनर्स के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट वाला रिलेशन होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि तीन पार्टनर्स हैं तो तीनों के तीनों मिलकर ही बिजनेस चलाएं। बी और सी बिजनेस कर रहे हैं, ए बिजनेस नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट ए को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप का बिजनेस या तो सारे पार्टनर्स मिलकर चलाएं या उनमें से कुछ चलाएं, एनी ऑफ दैम एक्टिंग फॉर ऑल, सबके लिए। आपने यहाँ पे ये चीज़ पढ़ी। और पार्टनर्स के बीच में कैसा रिलेशन होता है, प्रिंसिपल और एजेंट वाला। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।